नमस्ते बच्चों, अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछला वीडियो देख रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। उसके समझौता 2 या 3 वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड हो चुके हैं। उससे पहले हमने सारे फार्मूले बता दिए थे आप लोगों को। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, या उसमें कुछ जो त्रुटियां आ रही हो वो हमें बताइए, या आपको जो कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो उसके बारे में जरूर बताइए कमेंट करके। और जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक चीज़ तो ये याद रखिए, किसी से कोई भी शिकवा शिकायत तो कतई ना रखिए। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, तो हम बता रहे थे कि कभी अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे से ना ही किसी की बुराई कीजिए और ना ही किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें कीजिए। तो आप जितनी अच्छी अपनी फ्रेंड सर्कल बना के रखेंगे, आपको ज्ञान भी उतना ही अर्जित करना को बढ़िया से मिल जाएगा। तो आप जैसे सोचेंगे कैसे मिलेगा, अरे तो जैसे जो आपसे अच्छे बच्चे हैं उनसे भी दोस्ती कीजिए, और जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो लोग कहते हैं नहीं अपने से बड़े से दोस्ती कीजिए, ऐसा नहीं है। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं आप उनसे भी दोस्ती कीजिए। आप जो अच्छे होंगे आपसे, आप उनसे दोस्ती करेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आपसे कमज़ोर हैं तो आप उनको कुछ बताएंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, आपने उसे पढ़ लिया है, तो किसी दूसरे को आपने अगर उसे समझा दिया तो क्वेश्चन ये मान लीजिए आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। आप उसे कभी नहीं भूलेंगे अगर एक बार उसे समझा लेंगे, है ना। तो कहते भी हैं, जो दिलों में शिकवे और शिकायतें रखते हैं, जो दिलों में शिकवे और शिकायतें कम रखते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ने का दम रखते हैं। तो अपने क्वेश्चन को आगे, टॉपिक को आगे लेते हैं, कंटिन्यू बढ़ाते हैं आगे। तो जैसे कहा गया क्वेश्चन में, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल ने एक पतली एल्यूमिनियम। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो जैसे क्वेश्चन कहा गया है, पढ़ के बता दे रहे हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो। मतलब ये जो मॉडल है वो बेलन के आकार का है, और उसके दोनों जो सिरे हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक एक शंकु जुड़े हुए हैं। मतलब बेलन जैसा कि जैसे ये बेलन है, आप जानते हैं पेन एक बेलनाकार है, तो इसके इस सिरे पर भी एक शंकु लगा हुआ है और इस सिरे पर भी एक शंकु लगा हुआ है। फिर कह रहे हैं शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई से मतलब बेलन और दोनों तरफ जो शंकु जुड़े हुए हैं उन सब को मिला के जो कुल लंबाई होगी, मॉडल की कुल लंबाई, वो है 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं यदि प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर हो, तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये बताया गया, ये पूछा गया है कि जो मॉडल बन के तैयार हुआ उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, उस हवा का आयतन। तो आप जानते हैं हवा का आयतन, जितना मॉडल का आयतन होगा उतनी हवा आएगी उसमें। तो इसका सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन।
कुछ इस तरीके से है। बीच का जो पोर्शन है वो बेलनाकार है और ऊपर के जो और नीचे के जो दोनों सिरे हैं वो शंक्वाकार हैं। कुछ इस तरीके से ये मॉडल बनाया गया और इसमें बताया ये गया कि इस मॉडल का जो व्यास है, मॉडल का व्यास वो 3 सेंटीमीटर है। व्यास तो आप जानते हैं यहां से और यहां तक की जो दूरी है कुल ये 3 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ? ये हो गई 3 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 3 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या ये होगी 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? 1.5 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर हो गया? और इसके बाद कहा गया है कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर। कुल लंबाई से मतलब कुल इस किनारे से लेते हुए और इस किनारे तक की जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर है। ये है 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा यहां तक? उसके बाद कहा गया है कि जो प्रत्येक जो शंकु है उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो शंकु आप जानते हैं यहां से यहां तक है शंकु इतना, ये है शंकु की ऊंचाई, ये है 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो इधर जो शंकु लगा है इसकी भी ऊंचाई 2 ही सेंटीमीटर हुई, 2 सेंटीमीटर। तो अब जो बेलन बचा, तो अब यहां पर ध्यान दें बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो पूरी टोटल यहां से यहां तक की 12 सेंटीमीटर है, इतनी 2 हटा दीजिए, इधर की 2 हटा दीजिए, तो 12 में से 2 आपने हटाई तो 10 बची, नीचे से 2 हटाई तो 8 बची, है ना। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर होगी। ये होगी बेलन की ऊंचाई। क्लियर हुआ? तो ये बेलन की जो ऊंचाई है ये वाली, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब इसमें पूछा गया हवा का आयतन कितना होगा। तो आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि हवा का आयतन हमें निकालना है। तो हमें हवा का आयतन से मतलब है इस पूरे मॉडल का आयतन निकालना है। तो इस पूरे मॉडल का आयतन निकालने के लिए इस शंकु का आयतन निकाल लें, उसमें इस बेलन जोड़ दें और इसमें इस शंकु का आयतन फिर जोड़ दें। मतलब शंकु दोनों जब बराबर ही है तो एक शंकु का आयतन निकाल लें और उसको दोगुना कर दें तो हमें दोनों शंकुओं का आयतन मालूम हो जाएगा और उसमें ये बेलन का जो आयतन है वो जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होगा उसमें शंकु के आयतन को दोगुना मतलब 2 इंटू शंकु का आयतन कर दें, शंकु का आयतन। तो ये हो जाएगा पूरा इस पूरे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन या इस मॉडल का आयतन। तो बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आर क्या है जानते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ दी गई 1.5 सेंटीमीटर। वैसे ऊंचाई मतलब ये बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, मतलब दोनों चीजें हैं तो हम इसे निकाल सकते हैं आराम से। वैसे शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? तो आर यहाँ पर शंकु की त्रिज्या है वो भी हमें पता है क्योंकि बेलन और शंकु की त्रिज्याएं समान होंगी क्योंकि उन्हीं आधारों पर ही शंकु जोड़े गए हैं तो त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अच्छा, और उसके बाद ऊंचाई की बात की गई है। तो ये ऊंचाई जो है ये है शंकु की ऊंचाई। ये ऊंचाई जो है ये शंकु की ऊंचाई है और शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। चाहे ऊपर के शंकु की बात करें या फिर नीचे के शंकु की बात करें वो दोनों ही 2 सेंटीमीटर है। तो चूंकि दोनों बराबर हैं तो सबसे पहला काम ये होगा तो जो चीजें हमारे पास हैं उन्हें हम पहले नोट कर लेते हैं और उसके बाद एक साथ ही पूरा हल करेंगे इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन की खास जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की खास जरूरत नहीं थी क्योंकि जब चित्र बन जाता है सभी चीजें जितनी भी विमाएं दी थी वो सब चित्र में ही सब नोट कर ली हैं। तो जब क्वेश्चन की कोई जरूरत ही नहीं बची, केवल हमें आयतन ही निकालना था, वो क्वेश्चन से केवल लेना है। तो यहां पर लिखेंगे कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर होगा। तो नीचे लिख देना था थोड़ा सा, यहां पर बराबर होगा कि बेलन का आयतन
सॉरी, पहले सबसे पहला काम ये करें, विमाएं इसके लिख लें, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो ऊंचाइयां और त्रिज्याओं में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा इसकी विमाएं लिख लें, डायरेक्ट लगाने का अच्छा नहीं लगेगा। यहां पहले नोट कर लें कि बेलन की आधार की त्रिज्या r बराबर, तो त्रिज्या हमें पता है 1.5 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ। बेलन की ऊंचाई h बराबर, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर। आप यहां डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं, या फिर 12 - 2 तो बराबर 12 - 4 या बराबर 8 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप चित्र बना होगा, आप जब भी क्वेश्चन को लगाएंगे ऐसे चित्र बना के लगाएंगे, और चूंकि चित्र में सब कुछ आपने सब कुछ पहले से ही दिखा दिया होगा, तो आप डायरेक्ट भी यहां पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है शंकु की बात, तो यहां पर लिखेंगे कि शंकु की आधार की त्रिज्या, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो भी 1.5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको r1 न रखे, केवल r ही रखते हैं। उसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब h बराबर 2 सेंटीमीटर। अब आप ऐसे देखेंगे, अरे यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, तो क्या दोनों में h लगाएंगे जब मान, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक को चेंज कर ले, मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई जो है उसे h1 कर ले। अब जब फार्मूला लगाएंगे तो वहां पर h1 का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जब लिखेंगे कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, तो जाएगा बेलन का आयतन और प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन। क्लियर हुआ। 2 इंटू का मतलब वही जैसे बताया, एक ऊपर शंकु है और एक नीचे शंकु है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, अब जानते हैं, पाई r² h, और प्लस 2 इंटू जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r² h। क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर ये देखना है कि शंकु की जो त्रिज्या है वो r ही है, तो r को r ही रख लेंगे, और ऊंचाई जो है वो h ना होके h1 है, तो यहाँ पर h1 लिख लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद इसमें मान लगा लें। तो मान लगाने से पहले काम ये कर ले यहाँ पर कि पाई r² कॉमन मिल रहा है, उसे कॉमन ले लेते हैं। तो जब पाई r² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा h, और प्लस यहां बच जाएगा 2/3 h1। क्लियर हुआ। तो अब मान लगाएंगे, तो अभी पाई को पाई ही रख लेते हैं, बाद में देखेंगे कैसे एडजस्ट हो रहा है। इंटू r का मान है वो है, r का मान 1.5, तो यहां पर लिखेंगे 1.5 का वर्ग, और इंटू h का जो मान है, h ये h किसके लिए, बेलन के लिए, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो है 8, और प्लस फिर 2/3 इंटू h1 है शंकु की ऊंचाई, ये है 2, तो ये पाई इंटू 1.5 का वर्ग करें, तो आप जानते हैं 1.5 का दशमलव भी हटा के रखें, तो 15 पर 225 होता है, 225, तो 15 में 1.5 इंटू 1.5 लिखा, 2 अंक है यहाँ पर, 2 अंक है तो 0.2 अंक पहले लगेगा, मतलब 2.25 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो 2.25 और इंटू ये हो जाएगा 8 प्लस 4/3। क्लियर हो गया। अब यहां पर लघुत्तम लेंगे 3, तो 8 तारीख 24, 24 4 28, 28 आप जानते हैं 7 से कट जाता है, इसलिए अब पाई का मान हम 22/7 लगा लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पाई की जगह पर 22/7 इंटू 2.25
और यहाँ पर जब लघुत्तम लेंगे 8 त्रिक 24 और 24 4 28, तो इंटू 28/3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो 7 से इसे कट कर दें, 7 एकम 7, 7 चौक 28 कटेगा, 3 से काट दें, 3 एकम 3, और इससे काटेंगे तो पहले तो जाने का 0 लगाएंगे दशमलव, अब हो जाएगा 22, तो 3 सते 21 कटेगा और 1 बचेगा, तो 3 पचे 15 कट जाएगा। जो हमारे पास संख्याएं बची उनको लिख लेते हैं। तो ये संख्या है 22 इंटू 0.75 और इंटू 4। क्लियर हुआ? तो 0.75 और इंटू 4 की गुणा करेंगे, तो 7 5 और 4 की गुणा करिए इधर, तो इंटू 4 कर लें, तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, और जो कि दशमलव 2 अंक पहले था तो दशमलव लगाएंगे, 0 हट जाएंगे, तो यहां पर बचेगा 22 और इंटू इनकी गुणा आएगी 3। क्लियर हुआ? तो 22 3 हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करते रहे। समझा? नोट हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन बताया गया है, अब जैसे यहां कहा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। देखो पहला काम तो ये होता है, क्वेश्चन को आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे इसके कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में, तो आप जानते हैं पाइप होता कैसा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी के घरों में अगर मान लेते हैं कुछ नहीं तो पाइप का टुकड़ा ही मिल जाएगा, अगर पाइप नहीं होगा तो पाइप जो होता है वो बेलनाकार होता है, और उस बेलनाकार जो पाइप है उसका व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया पाइप में जो पानी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है ना। तो जो पानी है पाइप में वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। अब जानते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चीज का मतलब क्या हुआ? अब जैसे आप बाइक चलाते होंगे या गाड़ी से जाते होंगे तो बोलते हैं कि गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर घंटा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। तो वैसे ही यहाँ पर है, जो पानी पाइप में जो पानी की चाल है वो 15 किलोमीटर घंटा है, मतलब ये हुआ कि ये पानी है वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मान लेते हैं जैसे ये पाइप है, ये पाइप बना हुआ है बेलनाकार, क्लियर हुआ? तो ये जो इसका व्यास है ये टोटल ये है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, और इसमें जो पानी है मान लेते हैं यहां से उसने चलना चालू किया और 15 किलोमीटर की दूरी ये है, और ये 1 घंटे में तय कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहां से जो पानी का कण प्रवेश करेगा वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करते करते यहां पहुंचेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये पानी 1 घंटे में जो चल रहा है दूरी वो 15 किलोमीटर है। तो ये हम पानी की लंबाई मान लें, पाइप की लंबाई मान लें या पानी की कह लें, और इस बेलनाकार के आकार में है और ये इसका वृत्त है। तो जितना इस पाइप का आयतन होगा उतना ही 1 घंटे में प्रवाहित पानी का आयतन होगा। क्लियर हुआ? तो 1 घंटे में आप प्रवाहित पानी का आयतन जान गए होंगे कैसे निकालना है। उसके बाद ये कहा गया है कि एक घनाभाकार तालाब है, घनाभाकार तालाब जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर, और तालाब में जो पानी की ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर है। इतना पानी कितने समय में तालाब में भर जाएगा? तो हम इतना पानी हम पहले इस जो तालाब में जितना हमें पानी चाहिए उसका आयतन निकाल लें, और 1 घंटे में जो पाइप द्वारा प्रवाहित पानी है उससे हम उस कुल आयतन को भाग कर दें तो हमें जो समय है वो मालूम हो जाएगा। मतलब अब कैसे लिखेंगे? अब चित्र की उसमें कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसी सिंपल निकल आएंगी। तो यहां पर लिखेंगे, तो एक शब्द यहां पर और जोड़ सकते हैं। जब पाइप लिखें तो पाइप के साथ एक बेलनाकार शब्द जोड़ दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप भूलेंगे नहीं कि फार्मूला कौन सा लगाना है।
क्लियर हुआ। जैसे यहाँ तालाब के साथ शब्द जुड़ा हुआ है घनाभाकार, तो घनाभ, अब घनाभ के आकार का तो जैसा हमने बताया था घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी गई हैं उन्हें नोट कर लें। तो लिखेंगे यहाँ पर कि बेलनाकार पाइप का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार पाइप की त्रिज्या r बराबर तो हो जाएगी 14/2, मतलब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से फिर आगे लिखेंगे कि पाइप में पानी की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चीज का मतलब हुआ कि चूंकि एक घंटे में प्रवाहित पानी लिख लें या फिर लिख लें पानी द्वारा चली गई दूरी। 1 घंटे में पानी द्वारा चली गई दूरी, अब दूरी को हम h भी लिख सकते हैं, तो दूरी को h लिख लें, h बराबर तो 15 किलोमीटर। अब अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज ये देनी है ध्यान कि पाइप की जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है और जो इसकी लंबाई आ रही है या चली गई जो दूरी है वो किलोमीटर में है। तो आप या तो फिर जैसे सेंटीमीटर से हम उसे किलोमीटर में बदलें, तो आप जानते हैं कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मतलब 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर हुए 1 किलोमीटर में। क्लियर हुआ। तो हम अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें तो 1 लाख से भाग करेंगे तो बहुत से जीरो दशमलव लगाने पड़ेंगे, बहुत आगे तक दशमलव के आगे जीरो लगाने पड़ेंगे, मतलब दशमलव में बड़ी लंबी संख्या हो जाएगी। अगर हम अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो अब ये ध्यान दीजिए कि उस 15 के बाद 5 जीरो और लग जाएंगे तो और संख्या बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, अब जैसे दो व्यक्ति खड़े, एक मान लेते हैं दोनों 10 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं और एक को कुछ चीज दूसरे को देने जाना है, तो पहला वाला 10 किलोमीटर दूरी चल के दूसरे वाले के पास पहुंचे या फिर दूसरा वाला 10 किलोमीटर दूरी चल के पहले वाले के पास वो चीज लेने जाए। तो इससे अच्छा है कि 5 किलोमीटर एक चल के आए, दूसरा भी 5 किलोमीटर चल के आए, अपनी चीजें आदान प्रदान करें और चले जाए। तो इससे फायदा हुआ कि किसी एक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, दोनों आराम से बैलेंस हो गए। तो इस प्रकार से दोनों को चेंज करें, जैसे त्रिज्या जो सेंटीमीटर में थी उसे मीटर में चेंज करें। मीटर में चेंज करने का मतलब आप जानते हैं कि 100 से भाग करना होगा, तो इसे हम 7/100 मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ मीटर में। वैसे ही अब यहाँ पर किलोमीटर में था तो इससे अब हम किलोमीटर को मीटर में बदल लें। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो h बराबर तो 15 और इंटू 1000 मीटर करेंगे, जो कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो h बराबर हो जाएगा 15,000 मीटर। क्लियर हो गया। इससे फायदा एक देखो और हुआ कि अब मीटर में ये दोनों दूरियां चेंज हो गई हैं और जो तालाब की जो विमाएं दी गई थी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जो लंबाई चौड़ाई तो मीटर में थी लेकिन ऊंचाई सेंटीमीटर में, उसको भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि तालाब, तो अब तालाब के साथ घनाभाकार शब्द लगाओ या न लगाओ इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि घनाभाकार शब्द की क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि तालाब की लंबाई या सिंपल एल बराबर लिखें या सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं, तालाब की लंबाई बराबर 50 मीटर। फिर तालाब की चौड़ाई बराबर वो दी गई है 44 मीटर, 44 मीटर। और कहा गया तालाब की जो ऊंचाई है, तालाब की ऊंचाई या तालाब की ऊंचाई न लिखे क्योंकि तालाब तो बहुत ऊंचा हो सकता है, ये ऊंचा का मतलब बहुत गहरा भी हो सकता है, लेकिन तालाब में जो पानी का स्तर या पानी की जो ऊंचाई है उसे लिख लेते हैं। तालाब में पानी की
ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर। तो इसको भी 100 से भाग कर लें तो ये हो जाएगा 21/100 मीटर। क्लियर हुआ? तो कहा गया है कितने समय में, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या लिखे, तालाब का जो आयतन आ रहा है, तालाब में पानी का आयतन जो है उसको 1 घंटे में जो पानी प्रवाहित हो रहा है पाइप से, उसके आयतन से हम भाग कर दें तो हमें वो समय मालूम हो जाएगा जितने समय में ये तालाब की ऊंचाई, तालाब में जो पानी का स्तर है वो 21 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे कि तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर करने में लगा समय, तो समय बराबर लिखेंगे तालाब में कुल, या कुल शब्द न लिख के आवश्यक शब्द लिख दें, क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि कहा गया 21 सेंटीमीटर कब हो जाएगा, तो तालाब में आवश्यक पानी का आयतन बटा 1 घंटे में पाइप द्वारा प्रवाहित पानी का आयतन। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा और रफ कर लेते हैं, धीरे धीरे तो पूरा ही रफ हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर की अभी मैं बढ़ाएंगे आगे। तो तालाब में आवश्यक पानी का आयतन, जो तालाब के आयतन के आकार में होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। क्लियर हुआ? बटा 1 घंटे में जो प्रवाहित पानी है, जो कि पानी पाइप से बह रहा है, पाइप कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो लंबाई कितनी है तालाब की 50, इंटू जो चौड़ाई है वो है 44, इंटू जो ऊंचाई है वो 21 और बटा 100, फिर बटा, अब पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, त्रिज्या जो भी निकाली थी कितनी थी 7/100, तो ये हो जाएगा 7/100 का होल ऑफ वर्ग, इंटू जो ऊंचाई आई है वो है 15,000। क्लियर हुआ? बस इसी चीज को केवल हल करना है और हमें समय मालूम हो जाएगा कि तालाब में पानी का जो स्तर है वो 21 सेंटीमीटर कितने समय में हो जाएगा। बस इसी चीज को हल कर लेना है। तो थोड़ा सा चेंज कर ले, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 44 इंटू 21/100, और ये संख्या पलट जाएगी तो इंटू ये हो जाएगा 7/22 इंटू ये भी पलट जाएगा तो ये 100/7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे 100/7 इंटू 100/7, और ये बटे में ही रहेगा, तो बटे में आगे न लिख के यही इसी के नीचे लिख दें बटा 15,000। क्लियर हो गया? ठीक है ना? बस इस चीज को हल कर लेना है और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, इसके 3 0 1 2 3, तो ये 2 0 ये कट गए और 1 0 ये कट गया। उसके बाद 22 एकम 22 और 22 दूना 44 कट जाएगा, एक 7 और 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21 कट जाएगा, फिर 3 5 15 कट जाएगा, 5 और 5 कट जाएगा। अब बचा क्या वो लिखना है, केवल 2 बचा है, तो 2 घंटे, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ?
तो तालाब में जो पानी का स्तर है वो 21 सेंटीमीटर जो है उठना है, तो 2 घंटे में हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, तो आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद क्लास।